तो शुरुआत करते हैं एक ब्रेकिंग न्यूज से। खबर है नालागढ़ से। नालागढ़ के सल्लेवाल में एक ढाबा मालिक पर जानलेवा हमला किया गया। जानकारी के मुताबिक ढाबे पर 4 लोग खाना खाने पहुंचे थे। इसमें से एक शख्स पहले से ही ढाबे पर खाना खाने आता था। जब उस शख्स से ढाबा के मालिक ने बकाया पैसे मांगे तो पहले बहसबाजी हुई और उसके बाद वो शख्स अपने 1 दर्जन साथियों के साथ ढाबे पर पहुंचा और ढाबा मालिक और कर्मचारियों पर लोहे के रॉड से हमला कर दिया। साथ ही पूरे ढाबे को तहस नहस कर दिया। इस हमले में ढाबा मालिक और एक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल भी हो गए। हमले के बाद से सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से ढाबा मालिक और वहां काम करने वाले लोगों के एक शख्स ने मार पिटाई की है। और वो शख्स जो है वहां उस ढाबे पर अक्सर आया करता था। जब उससे बकाया पैसों के बारे में बात की गई तो वो बहस करने लगा और उसके बाद उसने अपने कई और साथियों के साथ मिलकर ढाबा मालिक की पिटाई कर दी और साथ ही साथ उस वहां काम करने वाले भी कई लोगों को चोट पहुंचाया और वहां के कई सामान को भी उसने तोड़फोड़ की। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर जगत और बांदा ठाकुर भी हमारे साथ मौजूद है। पहले उनसे बात करते हैं कि पूरा मामला है क्या, सुनते हैं। जी ठाकुर जी, पूरा मामला क्या था? ये पिछले रात 1 तारीख को रात को ये सालेवाल में जो एक ढाबा है, जी हाँ, उसमें शाम के समय कुछ लड़ाई का जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी जी। तो वहाँ पर वैसा है कि जो ढाबे में खाना खाने आए थे कोई 3 लड़के थे जो नाइट बता रहे हैं, जो अभी तक हमारे पास इंफॉर्मेशन है जी। तो उनके कुछ उनका पैसों का लेन देन के ढाबा मालिक के साथ कोई था तो उसी के चलते उनके बीच में बहस बसाई और फिर मारपीट हुई है। तो इसमें जो 3 लोगों को चोटें लगी है उनका मेडिकल करवा दिया है और मामला दर्ज है थाने में। जो बाकी जो कार्रवाई होगी वो अमल में लाएगी। तो जिन्होंने मार पिटाई की है क्या वो कुछ उसका खास इस तरह का रिकॉर्ड रहा है? वो मतलब वो कहाँ का रहने वाला है, किस तरह की उसकी जो है पहचान है? क्या वो आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहता रहा है या क्या मामला है? ये तो फिर मैटर ऑफ रिकॉर्ड है ना जी। अगर उसने आपराधिक कोई मामला उसके ऊपर दर्ज होगा तो थाने में रिकॉर्ड तो होता ही है, बट वो जब हमारी इन्वेस्टिगेशन चलती है आगे फिर तो वो चीज आती है कितना पिछला कितना रिकॉर्ड है, तो अभी मैटर ऑफ वेरिफिकेशन है जी। तो कितना समय लग सकता है गिरफ्तारी में उन लोगों के? देखिए अभी तो इसमें एमएलसी में फाइनल ओपिनियन आनी है, उस हिसाब से सेक्शंस भी ऐड हो सकते हैं, कोई अवेलेबल होते हैं कोई नॉन अवेलेबल होते हैं, इट डिपेंड्स। अभी जब हमारे पास फाइनल ओपिनियन आ जाएगी मारपीट के उसके बाद जो भी हमारे पास जो प्रोसीजर है फाकिर लॉ में उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल से। और हमारे साथ मौजूद हैं जगत, आप हमें बताएं कि इस वक्त स्थिति क्या है और जो लोग मारपीट में पिटाई में गंभीर रूप से घायल हुए बताए जा रहे हैं उनकी स्थिति क्या है और ये मारपीट करने वाले लोग क्या थे, क्या इनकी हिस्ट्री क्या रही है? जी विशाल, मैं बताना चाहता हूँ ये जो मारपीट की घटना है, जो हमला एक ढाबे के मालिक और उसके कुछ लोगों के साथ किया गया है, दरअसल ये सल्लेवाल गांव का है। वहां पर ये व्यक्ति पठानकोट का रहने वाला है, रमेश नाम का ढाबा मालिक। ये काफी लंबे समय से कई सालों से यहाँ पर ढाबा चला रहा है। और इसके बाद ये जो जिस व्यक्ति ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, ये व्यक्ति अमूमन इसके पास डेली खाने के लिए आता था, लेकिन जब ये 4 लोगों के साथ बीती रात भी करीबन 9:30-10 बजे के आसपास पहुंचा तो इसने जब इससे पूछा कि जो मेरा पिछला बकाया है वो मेरे पैसे आप दे दो, बात कही। उसके बाद बहसबाजी हुई, उसके बाद इन्होंने ढाबे के ऊपर तोड़फोड़ कर दी 4 लोगों ने। उसके बाद तकरीबन आधे घंटे बाद ये 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को अपने साथ लेकर ढाबा पर आया और वहां पर 3 लोग थे मौके पर, एक रमेश नामक का जो ढाबा मालिक है और 2 अन्य लोग ढाबे पर मौजूद थे। इन्होंने लोहे की राडों के साथ तीनों के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया और उसके बाद ढाबे का जो सामान पड़ा था, जितना भी ढाबे का सामान था, टेबल कुर्सियां, जितना भी खाने पीने का सामान था, सारा तोड़फोड़ कर
कर दिया और मौका से फरार हो गए। फिलहाल इन तीनों का नालागढ़ के सिविल अस्पताल में इलाज करवाया जा रहा है। जैसे कि आज अभी डीएसपी साहब भी बोल रहे थे कि कुछ जो एक्सरे जो मेडिकल है वो इन तीनों का करवाया जा रहा है। इसमें से ढाबा मालिक और एक व्यक्ति गंभीर उनको चोटें आई हैं, सिर में चोटें हैं, हाथ पे चोटें हैं और अन्य कुछ गुमसुम चोटें भी इनके ऊपर गंभीर चोटें आई है। फिलहाल पुलिस का भी यही कहना है कि अभी एमएलसी की जो फाइनल रिपोर्ट है उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। प्राथमिक जांच में जैसे ही पुलिस को पता चला तो पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अभी इसमें जैसे ही एमएलसी की रिपोर्ट फाइनल आएगी उसके आधार पर आगामी जो कार्रवाई है पुलिस की ओर से की जाएगी। फिलहाल 1 दर्जन से ज्यादा ये गुंडे थे, जिनमें से एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। ऐसी सूचना हमें सूत्रों के मिल रही है कि एक आरोपी को हिरासत में लेके पुलिस छानबीन कर रही है। आखिर पूरा मामला है क्या था। फिलहाल अब देखना यही होगा कि पुलिस की ओर से आगामी कार्रवाई क्या की जाती है। क्या जो नालागढ़ शहर का जो माहौल है, इस जो घटना है, ये जो जानलेवा हमला ढाबा मालिक के ऊपर किया गया, अमूमन बाजार के बीच में ये जगह है, आसपास के लोग भी काफी सहमे हुए हैं। जिस तरह एक ढाबे मालिक के साथ ऐसी घटना को अंजाम दिया गया, कहीं ना कहीं पुलिस की भी कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि पुलिस ने दावा किया है कि जगह जगह पूरा एरिया सीसीटीवी में कैद है, लेकिन हमने मौका पर देखा ढाबे के आसपास कहीं पर भी कोई कैमरा नजर नहीं आया, जिसके कारण डीएसपी साहब ने कहा है कि वो कार्रवाई करेंगे। और आपने ये बताया है कि सूत्रों से जानकारी मिली है कि एक आरोपी को हिरासत पर लिया गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बारे में जल्द ही तमाम लोग हिरासत में लिए जाएंगे, बल्कि गिरफ्तार किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर आपको बता दें कि एचआरटीसी बस में 2 किलो चरस मिली, 8 ग्राम चरस, 2 किलो 8 ग्राम चरस मिली है। और ये शिमला के कुमार सेन का मामला बताया जा रहा है। बस पे पड़े लावारिस बैग में ये चरस मिली है। पुलिस ने चरस को कब्जे में ले लिया है और अज्ञात के खिलाफ मामला भी दर्ज कर दिया गया है। तो मिली थी एक गुप्त सूचना, जिसके आधार पर पुलिस ने नाका लगाकर चेकिंग की थी और इसी चेकिंग के क्रम में ये चरस पकड़ी गई है। तो ये जो विषय है इसको लेकर बताया जा रहा है जैसे कि इसकी जो कीमत है वो काफ़ी ज़्यादा है और इस तरह से इसे एक कामयाबी फिलहाल मानी जाएगी। और इस पर हमारे रिपोर्टर जो है वो ज़्यादा जानकारी हमें दे रहे हैं। हमारे साथ कपिल जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। कपिल, ये कितनी बड़ी कामयाबी इसे माना जाए और अज्ञात के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है, क्या पता चल पाया है पुलिस को कि दरअसल ये पूरा ये नेटवर्क का एक हिस्सा था या बस यूं ही एक कड़ी थी? क्या कुछ पुलिस कह रही है इस बारे में? विशाल, जैसा कि शिमला पुलिस ने लगातार अभियान चलाया है नशे के विरुद्ध, कि शिमला डिस्ट्रिक्ट को जो है नशे के खिलाफ, क्योंकि बहुत नशा जो है यहाँ पर आ रहा है, तो ऐसे में इसके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। तो इसी के तहत जो है एक गुप्त सूचना पिछले कल जो है शाम को एक प्राप्त हुई पुलिस को, और ऐसे में ये कुमारसन का मामला है शिमला जिले के, जहाँ पर 2 किलो 8 ग्राम चरस बरामद हुई है। और एक बस में जो एचआरटीसी की बस जो शिमला से छतरी यानी छतरी जाती है, उस बस में सवार जो ये बैग था, और पुलिस मौके पर पहुंचकर जो वहां पर जो नाका लगाया गया था वहां पर पूछताछ भी की गई लोगों से जो बस में अन्य जो सवार थे, लेकिन बैग का पता नहीं चल पाया कि किसका ये बैग है। लेकिन उसने 2 किलो 8 ग्राम चरस पकड़ी है। लगभग 4 लाख की ये जो चरस है वो बरामद पुलिस ने की गई, और एक बहुत बड़ी कामयाबी है पुलिस के लिए, जिस तरीके से जो है लगातार नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और लगातार जो है मामले दर्ज किए जा रहे हैं और लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। पुलिस ने बैग तो कब्जे में ले लिया, चरस तो कब्जे में ले ली, लेकिन इसके पीछे हाथ किसका है वो अभी पकड़ा नहीं जा सका है। पुलिस इस मामले में अभी अपनी छानबीन कर रही है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और अगली खबर भी काफी अहम है। जैसा आपको हमने बताया कि सुक्खू सरकार के पहले बजट को लेकर बुधवार से ही महामंथन चल रहा है और विधायक प्राथमिकता की बैठक बुलाकर हर विधानसभा क्षेत्र के वैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है जिन्हें बजट में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अब तक 2 राउंड की बैठक हो चुकी है और तीसरे राउंड में अब से कुछ मिनट बाद सोलन, बिलासपुर और मंडी जिले के विधायकों की बैठक होगी। मगर अब तक की बैठक में क्या हुआ और बैठक के बाद क्या होगा, रिपोर्ट देखिए।
हिमाचल प्रदेश के बजट पर महामंथन। विधायक बता रहे क्षेत्र की प्राथमिकताएं। प्राथमिकताओं के आधार पर बनेगा बजट। किन्नौर से विधायक और मंत्री जगत सिंह नेगी, कांगड़ा से विधायक और मंत्री चंद्र कुमार, पालमपुर से विधायक आशीष बुटेल, प्रागपुर से विधायक विक्रम ठाकुर सहित इस बैठक में आपको कांगड़ा और किन्नौर के सभी विधायक नजर आ रहे होंगे। ये सुक्खू सरकार के पहले बजट को लेकर एमएलए प्राथमिकता की बैठक है। बैठक के दूसरे राउंड में गुरुवार सुबह 10:30 बजे से 1:30 बजे तक किन्नौर और कांगड़ा जिले से विधायकों से सीएम और मंत्रियों के समूह ने उनके क्षेत्र की उन प्राथमिकताओं को जाना जिसे बजट में सबसे ज्यादा अहमियत देने की जरूरत है। जैसा हम जानते हैं कि ये सरकार बनी है, जनहित की सरकार है और लोगों के पक्ष की सरकार है, तो आई एम वेरी श्योर कि ये सब प्रायोरिटी के जितने भी पॉइंट्स हम रखेंगे वहां पे पूरे होंगे। इसके पहले बुधवार को ऊना, हमीरपुर, कुल्लू और सिरमौर जिले के विधायकों के साथ सीएम ने विधायक प्राथमिकता की बैठक की थी। सीएम ने कहा कि बैठक में कई अच्छे सुझाव मिले हैं जिन्हें बजट में जरूर शामिल किया जाएगा। तो विधायक प्राथमिकता में काफी विधायकों ने बड़े अच्छे आइडिया दिए हैं और निश्चित तौर पर विधायकों के आइडिया को कंसीडर किया जा रहा है। तो अगले दिन भी एक बैठक होने वाली है, उसके बाद एक रूपरेखा तैयार होगी। निश्चित रूप पर बजट में दिशा तय होगी इसकी। थैंक यू। बजट सत्र से पहले हर बार विधायक प्राथमिकता की बैठक होती है जिसमें हर विधायक अपने अपने क्षेत्र के मुद्दों को प्राथमिकताओं के आधार पर सरकार के सामने रखते हैं, जिसे उसी हिसाब से बजट में स्थान देने की कोशिश होती है। हर विधायक अपनी बात अच्छे से रख सके, इसी चलते राज्य के 12 जिलों के 68 विधायकों के लिए अलग अलग 4 हिस्सों में बैठक रखी गई, जिसकी आखिरी बैठक शुक्रवार सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होगी। आखिरी राउंड में चंबा, शिमला और लाहौल स्पीति जिले के विधायक अपनी प्राथमिकता बताएंगे, जिसके बाद हर विधायक की मांग का हिसाब किताब देखकर उसे बजट में स्थान दिया जाएगा। रणवीर सिंह, शिमला, न्यूज़ 18। और इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता रणवीर। रणवीर, क्या ये पहली बार हिमाचल में इस तरह से विधायक प्राथमिकता को लेकर इतना फोकस किया जा रहा है, मंथन हो रहा है, या ऐसा होता रहा है? देखिए, ये परंपरा है। हर बार जब वार्षिक बजट पेश किया जाता है, बजट सत्र होता है, उससे पहले विधायकों की इस तरह की बैठक होती है। उनसे जो है सुझाव भी देते हैं और प्राथमिकताएं वो होती हैं जो काम जो है विधायक ने अपने क्षेत्र में करवाने होते हैं, वो प्राथमिकता के आधार पर एक आउटले उसका तैयार किया जाता है बजट का। तो ये जो है ये काफी महत्वपूर्ण और अहम बैठक होती है। तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे राज्य सचिवालय से। यहाँ ठीक सामने जो आर्मस्टेल बिल्डिंग में हम हैं, यहाँ पर अभी जो बैठक है दूसरे चरण की वो होनी है जी। अभी कांगड़ा और किन्नौर के विधायकों के साथ एक बैठक हो चुकी है और अभी बिलासपुर, मंडी और सोलन जिले के विधायकों के साथ बैठक जो है थोड़ी देर में होगी। अभी भोजनावकाश चल रहा है। तो इस वक्त हमारे साथ मंडी धर्मपुर से विधायक हैं चंद्रशेखर, जिन्होंने कद्दावर मंत्री को के बेटे को हराया था। इस वक्त हमारे साथ है कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर जी। अभी आपकी बैठक होनी है, क्या महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं आपकी हैं, कौन कौन से ऐसे काम हैं, और इस बैठक को लेकर आप क्या बताना चाहेंगे अपनी जनता को भी, और क्या आप जो है उनकी जो प्राथमिकताएं, उनके जो प्रमुख कार्य हैं वो आप जो है रखना चाहते हैं? वार्षिक बैठक है, अपने आप में ही दिखता है कि पूरे वर्ष की योजनाओं का प्रारूप, फंडामेंटल्स यहीं फाइनल होंगे कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जिला के हिसाब से। और नई सरकार आई है माननीय सुखविंदर सिंह जी के नेतृत्व में, निश्चित तौर पे बड़ा भरोसा है लोगों को, बड़ी आशाएं हैं लोगों को, और ग्रामीण क्षेत्र में बहुत से विकास की आवश्यकता है। और ये सड़कों से भी पहले होता रहा है, सिंचाई की योजनाएं रही हैं, पानी ड्रिंकिंग वाटर की समस्या रही है, स्कूलों का बेहतरीन रख रखाव रहा है। ये चुनौतियां हमेशा की हैं, हमेशा रहेंगी।
लेकिन अभी भी क्योंकि पशुओं को लोगों ने छोड़ा है खेतों से बाहर निकल के, अब खेतों को ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे बहुत सा ध्यान खेतीबाड़ी को बचाए जाने के जाना चाहिए। सर, क्या आपको कोई फॉर्मेट दिया गया है या फिर आपको सीधे जो है जो अधिकारी यहाँ पर बैठे हैं उनको नोट करवाना है? क्या है, बैठक में किस तरह का जो है उनको शामिल किस तरह से की जा रही है प्राथमिकता? दोनों ही तरह से है, फॉर्मेट भी दिया गया है, लेकिन फॉर्मेट ही फाइनल नहीं है। फॉर्मेट से बाहर भी आउट ऑफ बॉक्स भी सोचा जा सकता है और सोचा जाना भी चाहिए, क्योंकि परंपरागत तौर पे जो फॉर्मेट होते हैं वो दो लाइन के रहते हैं, लेकिन जिस वक्त विचारों का आदान प्रदान होता है, संवाद और ये सारी डिस्कशंस होती हैं, उस वक्त में ये सारी गुंजाइश रहती हैं और निश्चित तौर पे प्रदेश के जनता की भले के लिए जिन्होंने हमें चुनकर भेजा है, उनकी बेहतरी के लिए जो कुछ हमसे संभव हो पाए हमें करना चाहिए। एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा। जाहिर सी बात है कि 68 विधायक प्राथमिकताएं बहुत सारी हैं, और अगर हम आर्थिक स्थिति को देखें हिमाचल की, क्या ये आपकी जो प्राथमिकताएं हैं वो शामिल हो पाएंगी? हाँ, हमें भरोसा है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस सरकार आई है और हमने 10 गारंटी दे रखी हैं, जब इतनी बड़ी गारंटी के लिए हिमाचल के कर्मचारियों के लिए ओपीएस जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं को लागू किया जा सकता है, तो निश्चित तौर पे जिन्होंने बल्क में वोट दिया है वो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनकी बेहतरी के लिए तो सरकार की पूरी प्राथमिकता रहनी चाहिए, उसमें तो कोई शक नहीं है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपका बहुत बहुत आभार। तो यहाँ पर बताया चंद्रशेखर कि किस तरह से यहाँ पर जो है वो अपनी प्राथमिकताएं रखेंगे। ये तस्वीरें लगातार हम दर्शकों के साथ भी साझा करना चाहेंगे कि यहाँ सामने जो आर्म्स वेयर बिल्डिंग का जो कमेटी रूम है वहां पर जो है ये बैठक हो रही है। अभी यहाँ पर अधिकारी पहुंचे हैं जो संबंधित विभागों के, और जिन चलिए बहुत शुक्रिया रणवीर आपका इस जानकारी के लिए और विधायक जी की जो सोच है उसे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया। खबरें अहम है, खबरों में बहुत कुछ आगे अभी और है, हम आपको लेकर बताते हैं कि किस तरह से लगातार वहां पर बैठक से पहले बैठक को लेकर मंथन चल रहा है। और जैसा कि सुखदेव सुक्खू बार बार कहते रहे कि हम सत्ता के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। हालांकि ये एक सामान्य प्रक्रिया है, हर सरकार ऐसा करती है। असल तो बात तब आएगी कि बजट पे दरअसल प्रावधान किस तरह से होता है और कितना विधायकों की प्राथमिकताओं को उसमें इंसर्ट किया जाता है, उसे एंडोर्स किया जाता है। बहुत अहम होगा देखना। फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। शिमला में केंद्रीय बजट को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने एक प्रेस वार्ता की और बजट को लेकर विस्तार से चर्चा की। जयराम ठाकुर ने कहा कि पीएम आवास योजना के बजट में 66% की बढ़ोतरी की गई है, जिससे हर शख्स के अपना घर होने का सपना पूरा किया जा सके। हिमाचल में गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों को इस योजना से फायदा मिलेगा। साथ ही बजट में किसानों की आय में बढ़ोतरी पर भी फोकस किया गया है। प्राकृतिक खेती और मोटे अनाज के मामले में हिमाचल पहले से ही आगे है। इस बजट में 1 करोड़ लोगों को इस दायरे में लाने की व्यवस्था की गई है। बजट में महिलाओं और बुजुर्गों का जीवन आसान बनाने की कोशिश की गई है। साथ ही पर्यटन क्षेत्र में 50 नए स्थान विकसित करने की योजना का लाभ भी हिमाचल को मिलेगा। हिमाचल में 50 नए एयरपोर्ट मिलने की उम्मीद है। साथ ही मंडी में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी सरकार की कोशिशों से आगे बढ़ सकता है। ड्रोन तकनीक, नए मेडिकल कॉलेज और रेलवे प्रोजेक्ट्स के विस्तार का लाभ भी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, इस बजट के माध्यम से गांव, गरीबों, किसानों, कर्मचारियों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, सभी वर्गों के लिए जिस रूप में मदद के रास्ते तलाशे गए हैं, वो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में इन सभी वर्गों को आगे बढ़ने का रास्ता प्रशस्त करेंगे। और वहीं उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने मोदी सरकार के बजट को निराशाजनक करार दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर बताते हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी हिमाचल प्रदेश के हाथ खाली रह गए। हिमाचल के लिए न तो उद्योग की बात हुई और न ही रेल लाइन विस्तार को लेकर प्रावधान दिखा। अगर ऐसा नहीं हुआ है और रेलवेज के बारे में भी जो है माननीय
केंद्रीय फाइनेंस मिनिस्टर जी ने बजट पार्लियामेंट में पेश किया है, मैंने वो सुना है, वो जो है बहुत निराशजनक बजट है। हिंदुस्तान की जनता बहुत सारी उम्मीदें लगाए हुए थे, क्योंकि अगले साल पार्लियामेंट का भी चुनाव है कि भाई ये बहुत सारी कैटेगरीज़ को राहत प्रदान करेंगे, मगर उनकी जो उम्मीदें हैं उस पर जो है पानी फिरा है। और विशेष करके जो ग्रामीण क्षेत्र है, चाहे हॉर्टिकल्चर है, चाहे एग्रीकल्चर है, उस क्षेत्र के लिए भी जो है इस बजट में कोई विशेष प्रावधान या कोई इंसेंटिव्स जो है या दी गई है। थोड़ा सा हल्का सा इनकम टैक्स का स्लैब जो है वो 5 लाख से जो है वो 7 लाख पे किया गया है। वो एक बहुत सीमित सेक्टर है, बहुत सीमित लोग हैं जिनको कि इसका लाभ होगा, बाकी औरों को तो नहीं होने वाला है। एज फार एज इंडस्ट्रीज इज कंसर्न्ड, हम तो उम्मीद कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश को जो है वो इंडस्ट्रियल पैकेज जो है जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में है और जम्मू जसूर में कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने केंद्रीय बजट आंकड़ों का मायाजाल, उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट जो है वो आंकड़ों का मायाजाल है। उन्होंने कहा कि इस बजट में गरीब मध्यम वर्ग को नजरअंदाज किया गया है। बजट में कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में फंड को नहीं बढ़ाया गया है। ये एक दिशाहीन बजट है। पिछले कल केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया जो बजट था वो मात्र आंकड़ों का मायाजाल रहा, क्योंकि उसमें किसी भी वर्ग को उन्होंने प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग जो है वो फिर से अपनी जो आस लगाए बैठा था वो उनकी आस पूरी नहीं हुई, क्योंकि 5 लाख से 7 लाख का जो स्लैब इन्होंने बढ़ाया, ये मात्र एक प्रलोभन दिया गया है और आयकर को बढ़ावा देने के लिए एक ये पैंतरा है सरकार का। और अब बात डायरिया की। धर्मशाला के शीला चौक, भटेहट और पासू पंचायत में 2 दिन में डायरिया के 28 से अधिक मामले सामने आए हैं। ये मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। जोनल अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजेश गुलेरी ने बताया कि दिक्कत होने पर कई लोग उपचार के लिए जोनल अस्पताल धर्मशाला पहुंचे थे। इन मरीजों में ज्यादातर लोगों को दस्त, उल्टी और पेट दर्द की शिकायत थी। बीते कल डायरिया के करीब 19 मामले रिपोर्ट किए गए। सभी मरीजों का घर में इलाज चल रहा है। लोगों को बाहर का खाना खाने से परहेज करने और पानी उबाल कर पीने की सलाह दी गई है। चंबा के ऐतिहासिक चौगान मैदान के घास की जांच करने के लिए नौनी विश्वविद्यालय की टीम पहुंची हुई है। इस टीम की अगुवाई शिक्षा निदेशक इंद्रदेव कर रहे हैं। जांच के दौरान टीम ने पाया कि कुछ घास करीब 1000 साल से भी पुरानी है। दरअसल राजाओं ने इस चौगान मैदान को बनाया था। उस समय घास को मलेशिया से मंगवाया गया था। इसकी पुष्टि टीम ने भी की। उन्होंने खरपतवार से इस घास को खतरा बताया था। साथ ही टीम ने यह भी देखा कि चौगान मैदान पूरी तरह से समतल नहीं है। ऐसे में इस घास के लिए पानी निकासी का सही होना भी जरूरी है। बता दें कि हर साल मिंजर मेले की गतिविधियों के दौरान चौगान मैदान की घास पूरी तरह से खत्म हो जाती है और इसके रख रखाव के लिए हर साल दिसंबर से 15 अप्रैल तक चौगान मैदान को बंद किया जाता है। लेकिन इस बार घास बहुत कम दिख रही है। ऐसे में प्रशासन ने घास को बढ़ाने के लिए नौनी विश्वविद्यालय से मदद मांगी है। सोलन में आवारा और बेसहारा गायों को रेस्क्यू करने के लिए नगर निगम ने कमर कस ली है। नगर निगम में स्वास्थ्य अधिकारी योगेश गुप्ता ने बताया है कि नगर निगम की ओर से शहर में घूम रहे बेसहारा पशुओं को रेस्क्यू किया जा रहा है। अब उन्हें मीडिया के जरिए गायों को आवारा घूमने की जानकारी मिली है। जल्द ही इन बेसहारा पशुओं को भी गौशालाओं में पहुंचाया जाएगा। इसमें पशुपालन विभाग के अधिकारियों की भी मदद ली जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस पर बात करेंगे श्री रेणुका जी वेटलैंड की, जो अब अपनी अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना चुका है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम में रेणुका जी का जिक्र कर चुके हैं। श्री रेणुका जी वेटलैंड को 8 नवंबर 2005 को रामसर साइट घोषित किया गया था और यहां अब हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। वहीं 400 से अधिक प्रवासी पक्षी फिलहाल यहां मौजूद हैं।
वन्य प्राणी विभाग के RO नंदलाल ठाकुर ने बताया कि इस बार रेणुका जी वेटलैंड में 8 प्रजातियों के करीब 402 पक्षी पहुंचे हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ।